गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का एक एसएसटी का सेशन एंड एग्जामिनेशन का रियल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है। स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को, रियल पेपर को। तो यहाँ पे आपके 6 सेक्शंस होंगे, ठीक है। सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एसोसिएशन रीजनिंग बेस्ड है। फर्स्ट ये रखा है, ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी के वक्त मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय यादव डायनेस्टी। बहुत जो कुछ महाराष्ट्र का रीजन था, मतलब मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र रीजन जो था आपके यादव डायनेस्टी से रूल किया रहता था। इसका रीज़न दे रखा है क्योंकि ये यादव डायनेस्टी को ओवरकम करा था खिलजी सल्तनत, मतलब खिलजी डायनेस्टी जो दिल्ली की थी उसने ओवरकम करा था यादव डायनेस्टी को। मैंने पढ़ा था ना, तो ये ट्रू है। इसका एक करेक्ट रीज़न दिखाता है। वाई? बिकॉज 13th सेंचुरी में हमने बुक में देखा था ना, तो चैप्टर से पढ़ा 13th सेंचुरी में जो यादव डायनेस्टी थी उससे बहुत सारा महाराष्ट्र का रीजन रूल कर रखा था। वाई? बिकॉज उसके बाद दिल्ली से खिलजी डायनेस्टी उस पर ओवरकम कर दिया था। तो ये इसका करेक्ट रीजनिंग है। सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज़ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व। में से एक हाउस बताना है पार्लियामेंट का जो कि परमानेंट बॉडी है। एक कीवर्ड याद रखो, देखो हमने पढ़ा था लोकसभा परमानेंट नहीं होती। लोकसभा का टर्म क्या होता है? 5 ईयर्स का होता है। विधानसभा आपका लोकसभा ही होता है बेसिकली, कैबिनेट भी नहीं है। लेकिन हमें पढ़ा था राज्यसभा हमारी परमानेंट बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकती पार्लियामेंट में। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते क्वेश्चन 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। में से कौन से जो ऑप्शन हैं ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? सो बिल्डिंग अ न्यू वेयर हाउस, नहीं, ये तो बिल्ड करें तो ये ह्यूमन कैपिटल नहीं हुआ। अब वर्कर अटेंडिंग अ टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप टू लर्न न्यू स्किल्स, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, सीखने के लिए जा रहा है न्यू स्किल्स को, तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को दिखाता है। वाई? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल आपको नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब के थ्रू रिफर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब वर्कर अटेंडिंग अ टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप टू लर्न न्यू स्किल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पे। इस पिक्चर के बेस पर हमें बताना है बिल्डिंग कौन से, आइडेंटिफाई द अबव बिल्डिंग। तो हम देखें तो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, जो कि न्यू पार्लियामेंट बेसिकली। ऑप्शन देखते हैं, केवीएस हेडक्वार्टर नहीं, प्रेसिडेंट हाउस भी नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट। ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पे। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अदर 3 फैक्टर्स एंड टेकिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इन सभी फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड रिस्क को मतलब टेक लेते हैं, आपके रिस्क जो भी बिजनेस है, डिसीजंस बनाते हैं, सोसाइटी में हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विसेज। तो ये किसका काम होता है? ये एंटरप्रेन्योर का होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 6 पर। व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव ऑफ यूरोपियन कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडियन कंपनी टू ओवरकम इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्राइमरी मोटिव था, कौन सा प्राइमरी टॉपिक था या मोटिव था यूरोपियंस का इंडिया के अंदर आने के लिए? लाइक ब्रिटिश इंडिया आई थी तो क्यों आई थी? तो ऑप्शन देखते, टू स्प्रेड डेमोक्रेसी नहीं, टू ट्रेड इन स्पाइस एंड टेक्सटाइल्स, उनको ट्रेड करना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनानी थी, टेक्सटाइल्स लेनी थी, स्पाइसेस लेनी थी, इस वजह से वो इंडिया के अंदर आए थे। मूव करते क्वेश्चन 7 पे। पुरंदर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 जैसे पुरंदर कहाँ है, तो पुरंदर का हमने पढ़ा था ना 1665 में पुरंदर वाला हुआ था जब शिवाजी गए थे अफजल खान के पास में, है ना। 1665 में जो हुआ था उसकी डेट याद रखना, 1665 में हुई थी, ठीक है। सो पुरंदर कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र वाले रीजन पे है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसी बात रख सकते हैं बिकॉज जो मराठास थे वो बेसिकली महाराष्ट्र रीजन में रहते थे, तो पुरंदर भी उसी से लोकेट है, तो महाराष्ट्र रीजन में आ जाएगा। क्वेश्चन 8 पे मूव होता है। क्वेश्चन 8 है, ह्यूमन कैपिटल इज इन्हांस्ड प्राइमरी थ्रू। ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्वेश्चन 9 पे मूव होते हैं। इफ़ अ लॉ इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर कोई लॉ है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अप्रूव कर दिया है, सो अब किसके फाइनल सिग्नेचर उस लॉ पर लगते हैं, इस वजह से वो फाइनल एक्ट बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 हाउस के अप्रूवल मिल जाते हैं किसी लॉ को लेकर, तो फिर वो लॉ एक फाइनल सिग्नेचर के पास किसके लिए जाता है? तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट।
मूव करते हैं नेक्स्ट एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, द ब्रिटिश चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा, रीज़न है बिकॉज वो क्रिएट करना चाहते थे क्लासेस ऑफ इंडियंस हु कुड हेल्प देम इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ ऐसे इंडियंस जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकें, उनके कामकाज में हेल्प कर सके, लाइक टेक्नोलॉजी करने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एडवाइस कर सके, तो उस वजह से उन्होंने इंडियन एजुकेशन को हटा के अपना वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट कर, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं क्वेश्चन 11 पे, विच एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म बाय शिवाजी महाराज टू असिस्ट हिम, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर्म हुई, तो काउंसिल की बात चल रही, दैट मीन्स अष्टप्रधाना मंडल, जो कि काउंसिल थी 8 मिनिस्टर्स की, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अष्टप्रधाना। मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक वॉज रिटन बाय होम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आप हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। सो एक तो बुक्स हैं, 2 बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, उससे कि ये है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, तो किसने लिखी थी, ये दादा भाई नौरोजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में 2 बुक्स गिवन है, बेसिकली चैप्टर 4 की बात चल रही है। सो एक तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल पहली बुक है ये, इसका याद रखना कि इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दूसरी बुक का नाम है, पहली बुक है, दूसरी बुक है आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किसने लिखा है, R.C. दत्त ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बुक्स के नाम और उनके राइटर के नाम। मूव करते हैं सेक्शन बी पे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वराज्य, स्वराज्य क्या है, नेम द वारफेयर टेक्निक यूज बाय द मराठास, तो स्वराज्य क्या है, आप लिखेंगे स्वराज्य, इट इज़ द सेल्फ रूल्ड किंगडम, ये हमारा सेल्फ रूल्ड किंगडम था, सेल्फ रूल्ड किंगडम। मैं आपको आंसर लिख के दिखा देती हूँ, इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे कि स्वराज्य क्या था, एक हमारा सेल्फ रूल्ड किंगडम है जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली इंडिपेंडेंट है। हमसे उसके बाद पूछा गया था मैं वारफेयर बताना जो कि मराठा के द्वारा यूज़ हुआ था, तो वो गुरिल्ला वारफेयर था, वो जो कि टेक्निक थी, एंड उसके बाद आप सेंटेंस फ्रेम कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है हमारा 14th, डिफाइन कोलोनिज्म, कोलोनिज्म को डिफाइन करना है, कोलोनिज्म क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया, सो कोलोनिज्म क्या होता है, सो इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम in which one country controls over another country for their own benefit, जिसे हम कोलोनिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कौन सा फर्स्ट यूरोपियन था जिससे सी रोड ढूंढा था टू इंडिया, तो वो था वेस्को डी गामा, ठीक है। वेस्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज क्या है, चैप्टर 6 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज क्या है, इट इज़ द act in which all citizens aged 18, जिनकी एज है 18 या उससे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म जो है कि एज कितनी है, एज 18 और मोर, हैव राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट है, तो हैव राइट टू वोट irrespective of their caste, religion, background, etc. ठीक है। उससे पूछा गया था कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इंडिया, सो प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 2 मेंबर्स आपके बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन 16 पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख
हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमें इसका एग्जांपल देना है। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमारा टाइप है कैपिटल, इसके अंदर हमें मनी चाहिए होता है फॉर डे टू डे एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स। जैसे रॉ मटेरियल्स हमें खरीदना होते हैं ना, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स हो जाएगा। अब इसे लिखना कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे the type of capital in which money is required for day-to-day expansion of the production is known as working capital. Example हो जाएगा raw material. Move करते हैं सेक्शन सी पे, short answer questions. सेक्शन सी हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 17 एक्सप्लेन हाउ शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पीपल सेंट्रिक। एक्सप्लेन करना है कैसे शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पीपल सेंट्रिक था। एंड हमें बताना है साथ में व्हाट पॉलिसीज शिवाजी इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। सो मैं आपको दोनों का आंसर एक साथ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको। शिवाजी महाराज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पीपल सेंट्रिक किस रीज़न से था उसको देखते हैं। तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, लाइक ही पेट्राइज द वेलफेयर ऑफ अ सब्जेक्ट ओवर पर्सनल गेन। ही इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज ऑफिशियल, इंश्योरिंग दे ट्रीटेड द कॉमन पीपल विद रिस्पेक्ट, कि उनके जो आसपास के लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट के थ्रू ट्रीट करा जाए और फेयरनेस के थ्रू। ही एबोलाइज द जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम उन्होंने करा था, लैंड ग्रांट्स देते थे वो नोबल्स को, एंड वो ऑफिशियल्स पेड करते थे कैश में, इसके थ्रू और जो एक्सप्लॉयटेशन था पीसेंट्स का वो रिड्यूस हो रहा है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रोअर्थवेज सिस्टम। रोअर्थवेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, वेयर रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, प्रिवेंटिंग द इंटरमीडिएट्स फ्रॉम द ओवर चेंजिंग दैम। Further them, he established a strong judicial system to ensure swift and impartial justice for all. जस्टिस सभी को मिल सके, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज पर इससे इंट्रोड्यूस करी। एक हमारा और में भी क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। दैट व्हाट पॉलिसी दैट शिवाजी इम्प्लीमेंट रिगार्डिंग द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। सो आंसर में लिखेंगे आप, शिवाजी इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज टू इंश्योर द वेलबिंग एंड द लॉयल्टी ऑफ द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। लाइक द सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज इन कैश, उनको वो कैश में सैलरीज दिया करते थे, इसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर रहती थी, मतलब मेंटेन रहती थी। उन्होंने प्रोविजंस भी बनाए थे फैमिली सोल्जर्स के लिए, जैसे कि अगर कोई सोल्जर डिसेबल हो जाए या मर जाता है तो उनके फैमिली को वो लैंड ग्रांट या पेंशन्स दिया करते थे। ही स्ट्रिक्टली फोर्डेबल हिज फैमिली फ्रॉम लूटिंग और हार्मिंग सिविलियन ड्यूरिंग कैंपिंग्स। उन्होंने मना करा था किसी भी फैमिली या किसी भी विलेज को आपको लूटना नहीं है, ठीक है। विच बिल्ड ट्रस्ट अमंग द पॉपुलेस एंड इंश्योर देयर सपोर्ट फॉर द आर्मी। These policies fostered a strong sense of loyalty and dedication among his troops। यहाँ पे कुछ टाइप में आप इसका आंसर लिख देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 18 पे। डिस्क्राइब एंड 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। हमें 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने हैं ब्रिटिश रूल के इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो पहला आप लिख सकते हैं दैट दे इंट्रोड्यूस्ड हैवी टैक्सेस। उन्होंने हैवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करे ऑन पीजेंट्स। सेकेंडली, इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न मशीन, होना रहते मॉडर्न मशीन की गुड्स इंट्रोड्यूस करे, मॉडर्न मशीन गुड्स। एंड थर्डली, दे सेल their goods in India to make their profit। इंडिया में वो सेल कर रहे थे गुड को टू मेक देयर प्रॉफिट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा। सो मेन फंक्शन क्या होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के। पहला होता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। सो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉज बनाती हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। थर्डली, मेंटेन्स फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन कर, सो मेंटेन्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन 20 पे। हाउ डज बेटर हेल्थ ऑफ वर्कर, जो बेटर हेल्थ होती है, अगर किसी वर्कर की अच्छी हेल्थ है तो उसके थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसका आंसर बताना। तो मैं आपको उसका आंसर दिखा देती हूँ।
सो इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे, बेटर हेल्थ ऑफ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन सेवरल वेज, लाइक हेल्दी वर्कर्स हैव इंक्रीज्ड स्टैमिना एंड एनर्जी, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से हाई प्रोडक्टिविटी का एनहांस होता है, इसके थ्रू एफिशिएंसी बढ़ती है। इम्प्रूव्ड हेल्थ, इसके थ्रू एब्सेंटी जो हम छुट्टियाँ लेते हैं उसके थ्रू वो छुट्टियाँ कम हो पाती हैं एंड हमारा मोर कंसिस्टेंट बना रहता है हमारे वर्क फोर्स पे। थर्डली, वर्कर्स विद बेटर हेल्थ आर लेस लाइकली टू मेक एरर्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। एंड फोर्थ, गुड हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू बेटर mental well-being leading to higher job satisfaction and lower employee turnover rates। ठीक है, मेन आप पे 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ये 4th पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 है, वाई इज रानी लक्ष्मीबाई रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। रानी लक्ष्मीबाई को हम रिमेंबर क्यों करते थे इंडियन हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिल्याबाई होलकर का भी आ सकता है, ताराबाई का भी आ सकता है, तो इन तीनों के आप पढ़ लेना। तो इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ। सो इसका आंसर हम कुछ इस टाइप में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई इज रिमेंबर्ड for her pivotal role in the Indian Rebellion of 1857. She stands as a symbol of courage and resistance against British rule in India, particularly known for fierce opposition to British Indian doctrine of lapse। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अपोज रही थी और उसके लिए उन्होंने फाइट करा था। विच थ्रेटेंड हर किंगडम ऑफ झांसी, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर आप कोई नेचुरल में हायर नहीं है तो उस किंगडम को मेनली ऑटोमेटिकली ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लिया करते। तो झांसी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका कोई मेल हायर नहीं था, मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था, उस वजह से उन्होंने उनके पास ब्रिटिश लोग आते हैं उनके किंगडम को एनेक्स करने के लिए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इस चीज़ के अपोज थी और उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ाई करी। ही रिफ्यूजल टू कोड हर टेरिटरी एंड हर लीडरशिप इन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस कमेंटेड हर लेगेसी एज अ नेशनल हीरो एंड आइकन ऑफ द ब्रेवरी। तो कुछ टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पे सेक्शन डी रहता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसे पढ़ते हैं। Forts were the core of the Maratha state. Shivaji Maharaj possessed about 250 forts. For him, a fort was not just a defensive structure but a center of administration. Every fort had a havaldar, a subnis, and a kharaknees. The havaldar was in charge of the garrison. The subnis looked after accounts, and the kharaknees looked after the commissariat. Provisions were stored careful to last during long sieges. The system ensured that even if one part of the kingdom was attacked, the rest could function independently। The first question है, who was responsible for counts in Maratha fort। तो मराठा फोर्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो हमने देखा था यहाँ पे द सबनीस लुक्ड आफ्टर काउंट्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी फोर्ट्स इट शिवाजी महाराज अप्रॉक्सीमेटली पॉसेस, तो कितने फोर्ट्स करते थे वो शिवाजी महाराज पॉसेस्ड अबाउट 250 फोर्ट्स, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में मूव होता है, थर्ड है, वाई वो प्रोविजन स्टोर्ड केयरफुल इन द फॉरेस्ट। प्रोविजन को हम स्टोर क्यों करते थे फोर्ट के अंदर केयरफुली, सो आप लिखेंगे प्रोविजंस फॉर स्टोर्ड केयरफुल टू लास्ट ड्यूरिंग लॉन्ग सीजेस। दिस सिस्टम इंश्योर्ड दैट इवन वन पार्ट ऑफ द किंगडम वाज अटैक द लास्ट कोड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट है, रत्ना रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट। She chose a location near the highway land. She took a loan from a bank to buy table, chair and kitchen equipment. Capital. She hired 4 people to look and serve labor. Ratna herself manages the daily operation, decide the menu and takes all the risks, business risk, entrepreneurship. If the highway traffic increases, she earns more. If it decreases, she faces a loss. Her success depends on how well she uses all these factors together. फर्स्ट है, आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पैसेज, तो वन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइक किचन इक्विपमेंट, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड मूव होता है, सेकंड है, व्हाट रोल डज रत्ना प्ले इन द बिजनेस, तो कौन सा रोल प्ले करती है, तो जैसे कि हमने देखा रत्ना हरसेल्फ मैनेज द डेली ऑपरेशंस, डिसाइड्स द मेन्यू एंड टेक्स ऑल द बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर का काम कर रही है। सो यहाँ पे आ जाएगा एंटरप्रेन्योर। थर्ड देखते हैं, हाउ इज लैंड यूज इन रत्नास बिजनेस, लैंड कैसे यूज़ हुआ है, सो बेस के तरीके से यूज़ है। सो लैंड इज यूज एज बेस फॉर द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है, वाई इज लोकेशन इंपॉर्टेंट, लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, सो पीपल कुड नो अबाउट हर रेस्टोरेंट। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि लोकेशन किसी जगह कोई चीज़ खुली है, नया शॉप खुला है, तो उसका छून पता लगा सके शॉप कौन सी है, किस रिलेटेड है। सो अबाउट हर
रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ बिगिंस विद अ प्रपोजल कॉल्ड a bill. A bill can be ordinary bill or a money bill. It goes through 3 readings in one house. Member debate every clause. After it is passed in the first house, it goes to the second house. If both houses agree, it is sent to the president. Once the president signs it, it becomes a law or an act. This ensures that the laws are not made in hurry and are discussed thoroughly by representatives of the people. क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द प्रपोजल लॉ कॉल्ड। तो प्रपोजल लॉ को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ बिगिंस विद द प्रपोजल लॉ कॉल्ड अ बिल। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड में वो होता है, सेकेंड है वेयर डज द बिल गो आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ हाउसेज। तो बिल कहाँ जाता है? जब दोनों हाउस के थ्रू पास या अप्रूवल बिल जाता है। सो इफ बोथ हाउसेज एग्री इट सेंड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं थर्ड पर। वाई इज़ द डिबेटिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। डिबेटिंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट में? सो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? सो टू हैव एन आइडिया ऑन अदर्स व्यू, अदर जो बाकी लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमें पता लग सके कि ये जो लॉ है या नई पॉलिसी है वो अच्छी है या नहीं है। सो टू हैव एन आइडिया ऑन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कमिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो इस टाइप में इसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन ई है हमारा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसके अंदर। इसे क्वेश्चन 25 देखते हैं। एनालाइज द स्टेटमेंट मॉडर्न इंग्लैंड हैज़ बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो हमें बताना है जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि जो मॉडर्न इंग्लैंड है उन्होंने वो वेल्थी बने थ्रू इंडियाज़ वेल्थ। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाकर उसको ख़त्म कर दिया, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे कर दिया। तो उसको हमें स्टेटमेंट के थ्रू से एक्सप्लेन करना है। एंड और में दे रखा है इसमें एक्सप्लेन द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स अबाउट इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड के अपॉन जो उन्होंने पॉलिसीज़ लगा रखी थी उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो आपको दोनों का आंसर दिखा देती हूँ। सो इसका आंसर आप जिस टाइप में लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज लार्जली एक्यूरेट। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज सिस्टमैटिकली ट्रांसफर्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, fueling the Industrial Revolution and impartial power. The economic policies implemented by the British initially through the East Indian Company and later the British Raj facilitated a massive drain of wealth from India. उन्होंने बहुत सारा वेल्थ का ड्रेन करा इंडिया से, इसके थ्रू इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे हो गया। लाइक फर्स्ट रेवेन्यू कलेक्शन, उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यूज़ लिए। The British introduced land revenue systems like permanent settlements in Bengal that extracted high taxes. इन्होंने हाई टैक्सेस लिए इंडियन फार्मर्स से, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ को ज़्यादा सपोर्ट मिला टू ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसीज़। नेक्स्ट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने पॉलिसीज़ डिस्करेज करी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, टेक्सटाइल्स की, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स लगाया, प्रमोशन करी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के। इसके थ्रू इंडिया का जो ट्रेडिशनल था, रॉ मटेरियल का सप्लायर बन चुका था वो इंडिया, एंड जो उसका एक ट्रेडिशनल लुक था वो गिर चुका था। थर्डली ट्रेड मोनोपोली, लाइक द ब्रिटिश मेंटेन कंट्रोल ओवर ट्रेड। उन्होंने ट्रेड में बहुत अच्छा कंट्रोल रखा, इंश्योरिंग प्रॉफिट्स फ्लोड primarily to Britain rather than remaining in India. This wealth accumulation was a significant factor in advancing Britain's industrialization and global dominance. So इस टाइप आप लिख सकते हैं, मेनली इसके 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें बताना है ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में। तो आप लिखेंगे द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी चेंज कर दिया था, इसके थ्रू इंडिया के थ्रू ही सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे टू ब्रिटेन एंड सर्व्ड एज अ कैपिटल मार्केट फॉर ब्रिटिश फैक्ट्री मेड गुड्स। द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड अ रेंज ऑफ एक्सप्लॉटेटिव ट्रेड पॉलिसीज टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट। लाइक फर्स्ट आप लिखेंगे हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, हाई ड्यूटीज़ लगाई, हैवी ड्यूटीज़ हैवी टेक्सटाइल्स पर लगाई। इन्होंने टैक्सेस लिए बहुत सारे, इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनको ब्रिटेन तक इन्होंने पहुंचाया, मेकिंग देम अनकम्पिटिटिव इन यूरोपियन मार्केट्स। सेकेंडली आप लिखेंगे ड्यूटी फ्री ब्रिटिश इम्पोर्ट्स, लाइक आफ्टर द करेक्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश मशीन गुड्स मेड गुड्स वर अलाउड into India with minimal or no tariffs, flooding the market and destroyed local industries. इनके थ्रू उन्होंने प्रॉफिट बनाया। थर्डली आप लिखेंगे
फोर्स रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स, इन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स करा रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट्स करने के लिए, लाइक इंडिगो प्लांट को ग्रो करने के सबसे मेन एग्जांपल है। इसके थ्रू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट मिल पा रहा था। फोर्थ बात देखेंगे ट्रेड मोनोपोली, जो कि मैंने पहले भी देखा था। द ईस्ट इंडियन कंपनी इनिशियली मोनोपोलाइज ट्रेड, फोर्सिंग इंडियन आर्टिसंस एंड वीवर्स टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस। उन्होंने फोर्स करा जो वीवर्स पीजेंट्स हुआ करते थे कि अपनी गुड्स को वो लो प्राइस में सेल करें। इस वजह से इंडिया का कोई प्रॉफिट नहीं था, बट ब्रिटिश का प्रॉफिट बन पा रहा था। तो कुछ टाइप में इस क्वेश्चन के आंसर में करने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस द रोल एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। रोल और पावर्स को डिस्कस करना है प्राइम मिनिस्टर का, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहला आप लिख सकते हैं लाइक ये क्या करते हैं, एडवाइज्ड बाय, नहीं यहाँ पे लिखेंगे एडवाइजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा आप लिखेंगे रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये रियल हेड है, रियल पावर आती है इन पर। तीसरा आप लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स लॉज, ये लॉज को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स लॉज। गेन रियल पावर, के पास रियल पावर गेन होती है, गेन रियल पावर। पांचवा आप लिख सकते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट कुछ इस टाइप में आप लिख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर में रोल एंड पावर्स को डिस्क्राइब करना था, तो इसके मेन रोल्स हो जाते हैं। मूव करते हैं सेक्शन एफ पे, जो कि लास्ट सेक्शन होगा हमारा। ये मैप वर्क है, इसके अंदर हमें कुछ आउटलाइंस बतानी है। जैसे आपको बताना है रायगढ़ का, जो कैपिटल है शिवाजी की, सूरत बताना है जो कि ट्रेड सेंटर था ब्रिटिश का, एंड हमें लास्टली गोवा बताना था। तो मैं आपको एक मैप में इसको लोकेट करके दिखा देती हूँ। तो एक हमें रायगढ़ बताना था, तो रायगढ़ कुछ इस जगह पर पड़ता है, तो यहाँ पे हम रायगढ़ कर देंगे। गोवा हमारा यहाँ पर है, एंड हमें लास्टली सूरत बताना, तो सूरत आपको कुछ ट्रेडिंग सेंटर, तो यहाँ पे आप कोस्ट लाइन पे से प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सूरत है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप में हमारे तीनों को हमने लोकेट कर दिया है। सो ये था हमारा एक सैम्पल पेपर, इसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस करा है। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई चैनल तो सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। ये सैम्पल पेपर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।